यह अब तक की सबसे निर्दयी महिला थी जिसे मैंने देखा है। उसने आदमी को पेड़ से बांध दिया, मछली के कांटे से उसकी पलकें उठा दी और फिर मछली की आंतों को उसके चेहरे पर मल दिया। जल्द ही कुछ कौवे मछली की गंध से आकर्षित होकर उसकी आंखों को खाने लगे। इस तरह आदमी की आंखें कौवों द्वारा जिंदा ही खा ली गयी। आखिर ऐसा कौन सा गहरा बैर था जिसने महिला को इतना क्रूर बना दिया। कहानी इस दिन से शुरू होती है। गोरी और सुंदर लिसा एक छोटी सी प्रसिद्ध लेखिका थी। एक शांत रचनात्मक वातावरण की तलाश में उसने अकेले ही घने जंगल में एकांत में स्थित एक छोटे से लकड़ी के घर को किराए पर लेने का फैसला किया। एक सेवानिवृत्त वनपाल से उसने यह घर किराए पर लिया। वनपाल ने लिसा को चाबी दी और उसे रास्ता बताया। जब वह पेट्रोल पंप पर थी तो उसने देखा कि एक आदमी जिसका नाम जॉन था उसे अभिवादन कर रहा था। लिसा ने शर्माते हुए जवाब दिया। जब जॉन को पता चला कि लिसा जंगल के घर जा रही है तो उसने उसे रास्ता बताया और फिर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन लिसा ने ध्यान नहीं दिया और वह चला गया। जॉन के दो भाई भी लिसा का मजाक उड़ाते थे। जब लिसा घर पहुंची तो वह निराश नहीं हुई। घर के बाहर एक शांत झील थी और अंदर की लकड़ी की सजावट ने एक आरामदायक माहौल बनाया। दिन में लिसा झील के किनारे धूप का आनंद लेती और रात में अपनी रचनात्मकता में खो जाती, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस शांत जंगल में खतरा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पास के स्टोर रूम से देख रहा है। लिसा ने सावधानी से स्टोर रूम की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन वहाँ दीवारों पर भयानक यातना उपकरण लटके हुए थे। मेज पर डरावनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बोतलें थीं। वह डर गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब वह वापस आकर लिखने लगी तो एक गिलास रेड वाइन अचानक गिर गया। जब वह कपड़े धोने के लिए घर के अंदर गई तो बाहर कोई उसकी तस्वीरें खींच रहा था, लेकिन उसे इसका पता नहीं चला। अगले दिन सुबह की दौड़ के दौरान लिसा ने एक पुराना घर देखा। जिज्ञासा से वह अंदर गई और देखा कि वहाँ एक पुराना बाथटब और कुछ पुराने यातना उपकरण थे। ये दृश्य देखकर वह डर गई और जल्दी से वहाँ से निकल गई। लिसा अपने घर वापस आई और नहाने की कोशिश की, लेकिन नल से लाल रंग का पानी बहने लगा। और भी बुरा ये था कि शौचालय भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसने तुरंत मरम्मत करने वाले को बुलाया, लेकिन फोन रखते ही उसका फोन शौचालय में गिर गया। मरम्मत करने वाला मैथ्यू जल्दी ही लिसा के घर पहुंचा। मैथ्यू सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित था और स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाता था, लेकिन उसकी मरम्मत की तकनीक बहुत अच्छी थी और उसने जल्दी से पाइप ठीक कर दिया। खुले स्वभाव की लिसा ने आभार व्यक्त करने के लिए उसे एक चुंबन दे दिया। मैथ्यू असहज हो गया और बिना पैसे लिए चला गया। जंगल में जॉन और उसके भाई मैथ्यू के कैमरे से ली गई लिसा की तस्वीरें देख रहे थे। मैथ्यू ने गर्व से बताया कि उसे लिसा ने चूमा था। ये सुनकर जॉन को जलन हुई। वह लड़की जिसे वह पेट्रोल पंप पर प्रभावित नहीं कर सका, उसे मैथ्यू ने चूमा था। जॉन ने गुस्से में लिसा को गाली दी। रात में लिसा का फोन काम नहीं कर रहा था और वह घर में अकेली थी। अचानक उसने बाहर कुछ आवाजें सुनी। दरवाजा खोलकर देखा तो एक चिड़िया मरी हुई पड़ी थी। ये देखकर वह सतर्क हो गई। उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि उसके कंप्यूटर पर 3 आदमियों की तस्वीरें थीं। उसका दिल धड़कने लगा। तभी जॉन अंदर आया और उसके पीछे डैनी भी कैमरा लेकर आ गया। लिसा ने उन्हें बाहर जाने को कहा, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। एंडी भी ऊपर से नीचे आ गया। वह पहले से ही लिसा के कमरे में छिपा हुआ था। लिसा ने उन्हें चेतावनी दी कि उसका बॉयफ्रेंड जल्द ही आने वाला है, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। लिसा ने उनसे प्रार्थना की कि अगर वे पैसे चाहते हैं तो वह दे सकती है। जाहिर है कि वे लोग लूटपाट नहीं, गलत इरादों से आए थे। जॉन ने लिसा को शराब पीने पर मजबूर किया। लिसा ने शर्त रखी कि अगर वह पी लेती है तो उन्हें तुरंत जाना होगा, लेकिन लिसा ने उन विकृत भाइयों की विकृति को कम आंका। उनके हाथ में एक सुंदर युवती थी। लिसा को और अपमानजनक कार्य करने के लिए मजबूर किया गया। लिसा इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उसने पास की शराब की बोतल उठाई और जोर से एंडी की टांग पर मारी। फिर उसने मिर्च स्प्रे निकालकर डैनी की आंखों में छिड़क दिया। मौके का फायदा उठाकर लिसा उस डरावनी लकड़ी की झोपड़ी से भाग गई। काफी देर दौड़ने के बाद लिसा आखिरकार एक पुलिस वाले से टकराई। वह पुलिस वाला उसके लिए अंधेरे में एक रोशनी की किरण जैसा था। लिसा ने घबराते हुए पुलिस वाले को अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस वाला लिसा को लेकर तुरंत उस झोपड़ी में वापस गया अपराधियों को पकड़ने। पुलिस वाले ने झोपड़ी का निरीक्षण किया, लेकिन किसी के होने के संकेत नहीं मिले। जमीन पर बिखरे बियर की बोतलों के टुकड़े देखकर शक हुआ कि लिसा अकेले झोपड़ी में शराब पी रही थी और उस पर आटा चुराने का आरोप था। यह सुनकर लिसा नाराज हो गई, क्योंकि वह असली पीड़िता थी। पुलिस वाले ने कहा कि बेगुनाही साबित करने के लिए उसे दीवार के पास खड़ा होकर जांच करवानी होगी। लिसा को अपराधी की तरह हाथ उठाकर दीवार की ओर खड़ा होना पड़ा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि पुलिस वाला इस मौके का फायदा उठाकर बदसलूकी करेगा। तभी जॉन अंदर आया। लिसा को यह देखकर झटका लगा कि न्याय की रक्षा करने वाला पुलिस वाला वास्तव में उन 4 विकृत भाइयों के साथ मिला हुआ था। पुलिस वाले ने बंदूक से लिसा के कपड़े हटाए। डैनी ने सब कुछ टीवी कैमरे में रिकॉर्ड किया। पुलिस वाले ने लिसा को कुत्ते की तरह घुटनों के बल बैठने पर मजबूर किया। विरोध में लिसा ने पुलिस वाले को थप्पड़ मारा। जवाब में उसे जोरदार मुक्का मिला। लिसा जमीन पर गिर गई। जॉन ने लिसा को उठाया और उसके कपड़े उतार दिए। 20 के दशक में अकेले रहने वाले मैथ्यू ने धैर्य खो दिया। उन्होंने मैथ्यू से पैंट उतारने को कहा और लिसा के साथ जबरदस्ती की। अगला भाग देखने लायक नहीं, सीधे छोड़ देते हैं। 30 सेकंड बाद लिसा बाहर निकली। अपनी मासूमियत खो चुकी वह जंगल में असहाय भटक रही थी। हालांकि जो कुछ लोग अभी तक आनंद नहीं ले पाए थे वे उसे कैसे छोड़ सकते थे। लिसा के बार बार मिन्नतें करने के बावजूद उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसका सिर बार बार गंदे नाले में डुबोया। डैनी के टीवी कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया। बार बार दम घुटने से लिसा का दिमाग ऑक्सीजन की कमी से सुन्न हो गया। इसके बाद उन लोगों ने लिसा को बारी बारी से अपमानित और बुरी तरह प्रताड़ित किया। जब शेरिफ की बारी आई तो उसने मजाक में कहा, मुझे पीछे के दरवाजे से जाना पसंद है। पहली बार इस स्थिति का सामना कर रही लिसा ने चीख निकाली और दर्द से बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो देखा कि 2 लोग उसके सामने खड़े होकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे कि उसे प्रताड़ित करते रहो, वैसे भी कोई परवाह नहीं करता। अगर कुछ नहीं हुआ तो इस वीरान जगह में गड्ढा खोदकर दफना देंगे। लिसा मुश्किल से खड़ी हुई और जंगल के बाहर की ओर धीरे धीरे चलने लगी। भले ही उसका शरीर बुरी तरह घायल था, लेकिन शरीर की स्वाभाविक प्रवृत्ति उसे जीवित रहने प्रेरित कर रही थी। चारों लोग लिसा का पीछा कर रहे थे, जैसे तीर से घायल हिरण का पीछा किया जाता है। लेकिन अगले ही पल लिसा नदी में कूद गई। वे लोग सोच रहे थे कि जब लिसा पानी से बाहर आएगी तो उसे मार देंगे, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी लिसा बाहर नहीं आई। शेरिफ ने विश्लेषण
विश्लेषण किया कि धारा के 6 किलोमीटर नीचे अंत है। अगर वे समय पर लाश को ढूंढकर निपटा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने पूरे दिन लाश ढूंढी पर कुछ नहीं मिला। पुलिस वाले ने कहा कि कुछ समय बाद लाश फूलकर ऊपर आ जाएगी। उसने सबको रोजाना जांच करने का आदेश दिया और फिर वहां से चला गया। रात को उन लोगों ने लिसा की सभी व्यक्तिगत वस्तुओं को जला दिया। शेरिफ भी घर लौट आया और जैसे ही वह अंदर गया उसकी बेटी ने उसे गले लगा लिया। हैरानी हुई कि ऐसे दरिंदे की भी एक बेटी है और वह उसके पेशे पर गर्व करती है। अगले कुछ दिनों में वे लोग नदी के किनारे लाश की तलाश करते रहे लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वे सोच रहे थे कि लिसा को मगरमच्छ ने खा लिया होगा। कुछ दिनों में वे अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए। जिसे काम पर जाना था वह गया, जिसे मस्ती करनी थी वह मस्ती करने लगा। इन लोगों ने लिसा की जिंदगी बर्बाद कर दी लेकिन उन्हें कोई पछतावा नहीं था। केवल मानसिक रूप से विकलांग मैथ्यू को लगता था कि लिसा अभी भी जीवित है और वह अक्सर उस जंगल में दर्दनाक यादों में खो जाता था जहां लिसा को प्रताड़ित किया गया था। उस दिन तक डैनी घबराया हुआ अपने भाई के पास आया और कहा कि उसकी वीडियो टेप चोरी हो गई है। यह सुनकर बाकी 2 लोग भी घबरा गए। लिसा के प्रताड़ना के सबूत उसी में थे। उसी समय पुलिस के घर में वह वीडियो टेप प्राप्त हुआ। पत्नी ने पति से कहा कि उसके पास देखने का समय नहीं था लेकिन उनकी बेटी ने वह वीडियो देख ली थी और अब कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। पुलिस वाला वीडियो टेप लेकर चला गया। उसने उन 4 विकृत भाइयों को ढूंढा और डैनी को बुरी तरह डांटा, मानते हुए कि यह उसकी शरारत थी। पुलिस वाले को टालने के लिए जॉन ने घटना का दोष मानसिक रूप से विकलांग मैथ्यू पर मर दिया, ये कहते हुए कि उसने वीडियो टेप चुराई और छिप गया। पुलिस ने चेतावनी दी कि मैथ्यू को आज रात वापस आने देना चाहिए। फिर वह गुस्से में चला गया। उन्होंने वीडियो टेप चला दी। आत्मग्लानि बाहर आ गई। वह रोते हुए लिसा से माफी मांगता है और कहता है कि वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। लिसा उसे सोफे पर लेटने के लिए कहती है, फिर रस्सी से उसका गला कस देती है। जब मैथ्यू लगभग दम घुटने से मरने वाला होता है, लिसा उसे कमरे में खींच लेती है। वो अपने दुश्मन को इतनी आसानी से नहीं मार सकती। अगला बदला लेने का लक्ष्य डैनी और एंडी है। दोनों मैथ्यू को जल्द खोजने के लिए अलग अलग रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं। डैनी घने जंगल में प्रवेश करता है और लिसा से टकरा जाता है। वह लिसा को मारने की तैयारी करता है लेकिन लिसा के लगाए भालू के फंदे में फंस जाता है। पैर की हड्डी टूटने का दर्द उसे चिल्लाने पर मजबूर कर देता है। आवाज सुनकर एंडी आता है और असमंजस में होने पर लिसा उसे पीछे से डंडे से बेहोश कर देती है। होश में आते ही खुद को बाथटब पर बंधा पाता है। बाथटब पानी से भरा हुआ है। लिसा उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालती है। बाथटब का पानी तुरंत सल्फ्यूरिक एसिड में बदल गया। फिर लिसा डंडा हटा देती है जिससे एंडी को अपनी कमर की ताकत से खुद को बाथटब में गिरने से रोकना पड़ता है। एंडी उससे मिन्नतें करता है लेकिन लिसा कोई संत नहीं है। कुछ मिनटों बाद एंडी की ताकत खत्म हो जाती है और वह बाथटब में गिरता है। तीव्र जलन उसे मानव सीमा को पार कर फिर से उठने पर मजबूर कर देती है लेकिन जल्द ही वह फिर से थककर बाथटब में गिर जाता है। ये प्रक्रिया 10 से अधिक बार दोहराई गई। जब तक उसका चेहरा सफेद हड्डियों तक नहीं भिगो दिया जाता, इस शैतान को उसका उचित प्रतिशोध मिल जाता है। एंडी से बदला लेकर अगला डैनी है। लिसा को एक बार किसी ने उसके शरीर के सबसे घृणित हिस्से को खाने के लिए मजबूर किया था और अब वह डैनी के मुंह में एक घृणित चोट ठूंस देती है। लिसा पहले उसकी पलक को मछली के कांटे से पकड़ती है, फिर एक मछली को काटकर उसके आंतरिक अंगों को उसके चेहरे पर समान रूप से मल देती है। उसकी मिन्नतों की परवाह किए बिना वह चली जाती है। कुछ कौवे मछली की गंध सूंघकर डैनी के चेहरे की स्वादिष्टता चोंच मारकर खा रहे हैं। मछली के आंतरिक अंग खाने के बाद अगला उसकी आंख का गोला है। डैनी की आंख का गोला खाने पर वह चीखें मारता है और थोड़ी देर बाद मर जाता है। दूसरी ओर जॉन गैस स्टेशन से बाहर निकलते समय भी फ्लर्ट करना नहीं भूलता लेकिन उसे नहीं पता था कि लिसा उसके पीछे है। वह प्रतिक्रिया करता। इससे पहले लिसा उसे डंडे से बेहोश कर देती है। उसे एक परित्यक्त झोपड़ी में बांध दिया जाता है। उसका मुंह रस्सी से कस दिया जाता है। एक बार लिसा को उसने जानवर की तरह दांतों का मजाक उड़ाया था। अब लिसा एक प्लायर निकालती है और उसके दांतों को एक एक करके निकाल देती है। उसकी चीखों की परवाह किए बिना उसने अपने द्वारा झेली गई अपमान को सैकड़ों गुना वापस कर दिया। जॉन उसे पागल होकर गालियां देता है। लिसा बिना कुछ कहे कैंची निकालती है और उसके छोटे साथी को काट देती है। जॉन का खून धीरे धीरे बहता है और अंततः अत्यधिक रक्तस्राव से उसकी मौत हो जाती है। पुलिस की ओर उसकी बेटी वीडियो टेप देखने के बाद भी बोलने से इनकार करती है। लिसा पुलिस के घर जाकर उनकी पत्नी को बताती है कि वह मनोवैज्ञानिक शिक्षक है और उनकी बेटी की मदद कर सकती है। पत्नी खुशी खुशी पति को फोन पर बताती है लेकिन पति मनोवैज्ञानिक शिक्षक का नाम सुनकर स्तब्ध रह जाता है। पुलिस तुरंत घर लौटता है लेकिन पत्नी कहती है कि बेटी को शिक्षक पार्क ले गई है। वह तुरंत पार्क में जाकर अपनी बेटी का नाम पुकारता है लेकिन वहाँ सन्नाटा होता है। जैसे ही वह बेटी को खोजने कार में बैठता है, लिसा पीछे की सीट से उसे डंडे से बेहोश कर देती है। होश में आते ही वह फिर उसी परित्यक्त झोपड़ी में होता है। उसे कसकर बांधा गया है और उसके पीछे एक शिकार राइफल उसके गुदा में डाली गई है। एक समय था जब लिसा को इस विकृत व्यक्ति ने बंजर भूमि पर काम करने के लिए मजबूर किया था और अब वह पुलिस के पीछे के दरवाजे में बार-बार राइफल डाल रही है। हर बार पुलिस पूरी ताकत से दर्द में मिन्नतें करता है। लिसा रुक गई और पुलिस ने उसकी बेटी के ठिकाने के बारे में पूछा। लिसा कुछ नहीं कहती, बस एक रस्सी निकालती है। फिर लिसा पुलिस के सामने मैथ्यू को खोलती है जिसे गला घोंटकर बेहोश किया गया था। वह रस्सी का एक सिरा मैथ्यू की कलाई से बांधती है और दूसरा सिरा शिकार राइफल के ट्रिगर से। फिर पुलिस से कहती है, जब मैथ्यू जागेगा तो उम्मीद है कि तुम उसे हिलने से मना करोगे वरना तुम्हारी मौत बहुत भयानक होगी। यह कहकर वह पुलिस की मिन्नतों की परवाह किए बिना झोपड़ी से बाहर चली जाती है। जब मिन्नतें काम नहीं करती तो पुलिस लिसा को गालियां देने लगता है लेकिन इससे मैथ्यू के जागने की गति तेज हो जाती है। बाहर लिसा शांतिपूर्वक पुलिस की गालियों को सुन रही थी लेकिन पुलिस जल्द ही चुप हो गई। पुलिस की गालियों से मैथ्यू जाग जाता है। पुलिस मैथ्यू को हिलने से मना करता है लेकिन भ्रमित मैथ्यू उठने की कोशिश करता है जिससे रस्सी खींचती है और ट्रिगर दब जाता है। इस प्रकार गोली पुलिसकर्मी के पीछे से निकलकर उसके मुंह से बाहर आती है और सीधे मैथ्यू को मारती है। अंततः एक गोली से 2 जानें ले लेती है।